अपने चैप्टर चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हमने पढ़ा था इसमें हम दो तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं। एक इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तो फोकस करो उसको, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है। बिजनेस में अगर पैसा आता है तो डेबिट में लिखते जाओ, रिसिप्ट में पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखते जाओ। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये कभी भी सोर्स के बारे में ध्यान नहीं रखता कि पैसा किसके थ्रू आया है किसके थ्रू गया, ये कभी नहीं सोचेगा। ये सिर्फ कहेगा पैसा आया तो डेबिट में, चाहे पैसा किसी भी कारण से आए, पैसा गया तो क्रेडिट में, चाहे पैसा किसी भी कारण से जाए। चाहे इस साल का खर्चा था इस साल लिखोगे, पिछले साल का खर्चा अगर आपने इस साल पे किया तो भी इस साल लिखोगे, क्योंकि इसको क्या मतलब होता है, पैसा आया या गया। क्लियर? यानी ये ज्यादा माथापड़ी नहीं करता। इसमें हम एक्सपेंस भी लिखते हैं, इसमें हम इनकम भी लिखते हैं। हमने एसेट खरीदी तो पैसा आया या गया वो भी लिखेंगे, एसेट बेची तो पैसा आया या गया वो भी लिखेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया पैसा गया तो भी लिखेंगे। समझ पा रहे हो? फिर इससे अपने को ये सारे एक्सपेंस और इनकम जो है वो उठा के एक अकाउंट में डालने पड़ते हैं जिसका नाम होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जो भी पॉइंट होते हैं वो अपने को बैलेंस शीट में लिखने होते हैं। लेकिन सिर्फ पॉइंट लिखने के साथ साथ में अपने को यहाँ पर कुछ करने पड़ेंगे एडजस्टमेंट। अब आज से मैं आपको वही पॉइंट स्टार्ट कराऊंगा कि ये एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब एसेट्स और लाइबिलिटीज में अपन ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर भी अपने को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अभी एडजस्टमेंट क्या क्या होता है कोई बता सकता है दो चार एडजस्टमेंट के नाम? अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास बिजनेस में मेनली 6 से 7 एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास में एडजस्टमेंट होता है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अदत्त व्यय, ठीक है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्वदत्त व्यय। तीसरा हम एडजस्टमेंट करेंगे जिसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम को हमारी बुक में आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज में लिया गया है, तो यहां पर अपन इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। हिंदी में इसे कह सकते हैं उपार्जित, अर्जित या बकाया आय, ठीक है। उपार्जित आय, अर्जित आय या फिर बकाया आय। चौथा होता है हमारे पास एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम, जिसे हम रिसीव इन एडवांस भी बोल सकते हैं, रिसीव इन एडवांस। और इसे हिंदी में अग्रिम आय या अनुपार्जित या अग्रिम आय भी कहा जाता है, ठीक है। पांचवा हम एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रीशिएशन का, कि डेप्रीशिएशन के केस में क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मूल्यह्रास। फिर हमारे पास एडजस्टमेंट होता है कंजम्पशन का, कंजम्पशन यानी कि उपभोग। ये हमारे पास मेनली 6 एडजस्टमेंट होते हैं। इसके अलावा एक तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट और आ सकते हैं। ये एडजस्टमेंट अपन को 1 बाय 1 सीखने, वैसे आपने 12th में पढ़ रखा है, एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, लेकिन अब अच्छे से समझना, क्योंकि अभी जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 12th से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इन एडजस्टमेंट को उतारो पहले फटाफट। सुनील जी फर्स्ट वापस सेटिंग डाल दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदत्त व्यय। अब देखो ये कौन सा खर्चा होता है, वो सारे खर्चे अदत्त या आउटस्टैंडिंग होते हैं जो साल के दौरान हो तो गए लेकिन अभी तक हमने चुकाए नहीं, भुगतान करना बाकी है। देखो फीलिंग क्या आ रही, बकाया वाली, मतलब क्या हुआ, बाकी है, पेमेंट करना बाकी है। तो अब बताओ ये जो एक्सपेंस होते हैं ये एसेट्स होती है लाइबिलिटी। हर वो चीज हमारे लिए लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट करना बाकी है, दायित्व होगा मान लिए। तो पहली चीज तो ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में। अब बात आती है कि इसका एडजस्टमेंट क्या होता है।
आप तो फाइनल अकाउंट बनाओगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर, इन तीनों में इसका क्या एडजस्टमेंट करना अपने को ये चीज समझनी है, ठीक है। इसको अपन एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मिटा दो इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ट्राई करना आंसर देने का। अच्छा इससे पहले एक लॉजिक समझाता हूँ थोड़ा, उसको भी समझो। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इस लॉजिक पे डिपेंड करेगा। इसको अच्छे समझ गए ना तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रट्टे मारने पड़ेंगे, क्या जोड़े क्या घटाएं, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इस चीज की बात करता है, कितना आया और कितना गया, कितना आया या गया। ये कभी भी सोचता नहीं है कि पैसा इस साल का है या पिछले साल का है या अगले साल का। पहला पॉइंट तो ये, इसको कुछ मतलब नहीं है, तो सिर्फ ये देखेगा मेरे पास पैसे आए ना, लिख दो। अब बताओ 2016 में, अभी हम 2020-21 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, 2016 में मैंने कोई इनकम कमाई थी जो मुझे उस साल नहीं मिली, वो इनकम आज मुझे 4 साल बाद मिल रही है, क्या रिसिप्ट और पेमेंट में आएगा? आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या कहता है? वो कहता है मुझे मतलब नहीं है कब की इनकम है, कब देनी है। आज अगर आपके पास पैसा आया या अगर आज आपके यहाँ से पैसा गया तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखोगे, क्योंकि देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, नॉर्मली कैश अकाउंट ही होता है, कैश बुक होती है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। पैसा आया तो लिखो, पैसा गया तो लिखो। ये सिर्फ आपको ये बताता है साल के एंड में आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। ये कभी भी आपको इनकम एंड एक्सपेंस की जानकारी नहीं देगा। ये किसकी जानकारी देगा? कैश कितनी अवेलेबल है। मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, क्या ये इनकम हो गया आपके लिए? नहीं हो गई, वेरी गुड। कहाँ बोला मैंने कि आपने कमाया तो दिए या किस लिए? मैंने सिर्फ इतना बोला आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए, आपकी इनकम हो गई? नहीं। अब जाके सोचना पड़ेगा सर क्यों दिए? आपने मुझसे लोन मांगा, आपने बोला सर मुझे उधार पैसे चाहिए, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। अब बताओ ये रिसीव तो हुआ, आपको पैसा तो मिला, आपको पैसा मिला तो रिसिप्ट एंड पेमेंट माथाफोड़ी नहीं करता होगा, लिख दो पैसा आ गया हमारे पास, बात खत्म। अब जब हम अगले अकाउंट में जाते हैं ना, इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो इनकम और एक्सपेंडिचर माथाफोड़ी करवाता है। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है कि आपको इस साल की, यानी जिस साल की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं 2020-21 की बात कर रहा हूं, तो इनकम एक्सपेंडिचर कहता है 2020-21 की कमाई कितनी थी वो मैं आपको बताऊंगा। क्या समझ में आया? 2020-21 के अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो 2020-21 की जो कमाई है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। यानी कि ये आपके प्रॉफिट, या प्रॉफिट से बेटर वर्ड में अगर यूज लूं, सरप्लस या डेफिशिएंसी आपको बताएगा कि इस साल की सरप्लस या डेफिशिएंसी क्या है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं, मैंने कहा आपको 10 लाख रुपए जो अभी मैंने दिए, क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे? मैंने क्यों दिए थे? आपने लोन मांगा, क्या लोन इनकम होती है? लोन तो लाइफ की होती है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो समझने का तरीका वापस देखना, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो ये आया? आया। किसके बेस पे आया? किसने इतना सोच के आया? पैसा आया ना, लिख दो। फिर हम जब आगे फर्दर यहां से चीजें निकाल के इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में डालेंगे तो वहां अपने को समझना पड़ेगा, ये अगर आपकी इनकम या एक्सपेंस है तब तो यहाँ आएगा। अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा आपको इस बार सैलरी मिली 20,000, कितनी मिली? 20,000। क्या इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा? आएगा, पैसा मिला। इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? आएगा, लेकिन कितना वो अभी फिलहाल नहीं बता सकते। सर कुछ पिछले साल का बाकी तो नहीं था, कुछ अगले साल का एडवांस तो नहीं मिला, ऐसी अगर चीज है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको ये कहूं आपको 20,000 रुपये सैलरी मिली, 20,000 रुपये सैलरी आपको रिसीव हुई, प्राप्त हुई है, तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा? यस, यहाँ तो पूरे के पूरे 20,000 आएंगे। अब मैंने आपको नीचे 1-2 पॉइंट लिख दिए। मैंने कहा इस साल जो आपको 20,000 मिले ना, इसमें 5,000 तो वो है जो पिछले साल बाकी था, यानी 2019-20 का आउटस्टैंडिंग था जो आपको इस बार मिला। और मैंने ये कहा कि इसमें 2,000 ऐसी इनकम भी है जो आपको 21-22 से रिलेटेड मिल गई। क्या मैं इसे बोल सकता हूं अनर्ड? आगे बताऊंगा आपको अनर्ड क्या, फिलहाल इसमें मत पढ़ो। फिलहाल ये सोचो आपको इस बार जो 20,000 मिले, इसमें से 5,000 तो वो है जो पिछली बार बाकी थे। मैडम 5,000 वो है जो पिछली बार बाकी थे जो इस साल मिले आपको, और इसमें से 2,000 वो है जो अगले साल की इनकम है, इस साल मिल गई। अब मुझे बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में मैं जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इस साल की इनकम लिखूंगा। बताओ कितने लिखने चाहिए? 13,000। पता आपने क्या किया? आपने कहा जो चीज पिछले साल की है हटाओ यहां से, क्योंकि मुझे तो इस साल की इनकम चाहिए।
जो चीज अगले साल की है हटाओ यहाँ से, मुझे इस साल की इनकम चाहिए। तो हम जब अमाउंट उठा के लाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट से, तो मैं यहाँ लिखूंगा तो पूरे कितने 20,000। यहाँ अमाउंट तो पूरा आएगा 20,000, क्योंकि उठाना अमाउंट कहाँ से, रिसिप्ट और पेमेंट से। इस 20,000 में से मैं करूंगा माइनस जो इस साल का नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपये इस साल की कमाई नहीं थी, ठीक है, और 2,000 वो भी इस साल की कमाई नहीं है, क्लियर। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और जोड़ देता हूं, इस साल के एंड तक आपको 3,000 रुपये ऐसी इनकम थी जो मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहेगा, इनकम कब की है, हमने कहा इस साल की है, लिखो चाहे मिला या नहीं मिला। इसको भी हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग होता है क्लोजिंग। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना, मैं अभी आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी पे नहीं आ रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया इस साल का जो है ना वो इसी साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, चाहे मिला या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो हमेशा इस चीज को नोटिस रखना कि इस साल का ही था या नहीं था। अगर इस साल का है तो इसी साल आएगा, चाहे वो मिला या नहीं मिला। अगर कोई चीज आपने ज्यादा पे कर दी मतलब क्या इस साल का था, ज्यादा पे करने का मतलब इस साल का नहीं है। अगले साल का कोई खर्चा मैंने इसी साल में भुगतान कर दिया तो क्या वो इस साल की इनकम में आना चाहिए, इस साल के एक्सपेंस में भी आना चाहिए, नो। क्यों, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पूरे चैप्टर में दिमाग में रखते रहना, क्योंकि 12th में फिर भी क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर डायरेक्टली बताता था आपको ओपनिंग क्लोजिंग, हम रट्टा मार के बैठे थे और क्वेश्चन सोल्व कर देते थे। यहाँ अब आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो कोई इनकम है वो मैं क्या कह रहे हो, वापस बोलो। हमें कोई इनकम आया पिछले साल की है, वो मैं इस साल मिली इस साल है, तो कमाई तो पिछली बार थी ना, तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट पिछले साल का ये लेस होगा, क्योंकि ये पिछले साल में मैंने जब पता प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था ना तो मैंने वहां जोड़ दिया था। पिछले साल क्लोजिंग या ओपनिंग की तो बात ही नहीं आ रही, बात ये आ रही है पिछले साल का क्लोजिंग कैसे हो सकता है। कोई चीज पिछले साल की क्लोजिंग तो इस साल की अपने आप ही ओपनिंग बन जाएगी, और मुझे पिछले साल का क्लोजिंग नहीं देखना होता है, मुझे इस साल का ओपनिंग और क्लोजिंग देखना होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। पिछले साल के अगर ओपनिंग में होगा तो वो डेफिनेटली सोचो क्लोजिंग में भी तो आएगा। अगर नहीं मिला आपको, भाई आपने अकाउंट स्टार्ट करे 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, और आपने बुक्स बंद कर दी 31 मार्च 2020, ये पिछला साल है। इस साल क्या है, इस साल 1 अप्रैल 2020 है और 31 मार्च 2021 है। आप इस साल में कह रहे हो कि सर कोई एक इनकम थी जो इस साल के एंड में बाकी थी, पहले इसकी बात करता हूं। तो आपको नहीं लगता इस साल के एंड में मिलनी बाकी थी तो इस साल के स्टार्टिंग में भी मिलनी बाकी होगी। ये तो पॉइंट क्लियर है। अब आपने कहा सर पिछले साल की अगर ओपनिंग में भी कोई इनकम मिलनी बाकी थी, जैसे सपोज करो 5,000, ठीक है, अगर ये आपको साल के दौरान मिल गई होगी तब तो यहाँ पर आएगा ही, आएगा क्या, नहीं आएगा। ये अभी भी अगर नहीं मिली तो यहाँ पर भी आएगा, कह सकता हूं। तो अगर हमसे कोई कहे कि 5,000 पिछले साल के ओपनिंग में बाकी थे जो अभी भी बाकी है, मुझे सिर्फ ये लेना होता है, यही तो अगले साल आएगा, क्लियर। तो इतनी माथाफोड़ी में जाओगे ना तो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी आपको इस साल पिछले साल का कोई भी डेटा है ना वो हमेशा मान के चलना क्लोजिंग ही होगा। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का नहीं, पिछले साल का क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे और क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ नहीं, लेस होगा क्योंकि वो इस साल मिला आपको, पिछले साल की इनकम थी ना, मिला कब है, अभी तो आपने बोला मिल गया पिछले साल का, तभी तो दे रहा हूँ। अगर पिछले साल का इस साल मिल गया ना तो मैं उसको हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा, मैं कहूंगा इस साल की इनकम थोड़ी है, कब की इनकम थी वास्तव में। तो ये जब आपने लास्ट टाइम जब आपने बनाया होगा ना तो आपने वहां पर जोड़ा होगा इसको, आपने पिछली बार इसको अपना प्रॉफिट मानकर लिख दिया, क्या 2-2 साल में प्रॉफिट लिखोगे, नहीं मिलता तो क्यों, अगर आपको मिला ही नहीं है तब तो एडजस्टमेंट इस साल करने की जरूरत का है। मेरी बात सुनो, वापस सुनना है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपको इस बार 50,000 रुपए प्राप्त हुए टोटल, ठीक है, जिसमें से 10,000 वो है जो पिछले साल बाकी था, इस साल मिल गया, पिछले साल बाकी था, इस साल मिल गया, कितना 10,000। आपको नहीं लगता है 10,000 इस साल की इनकम तो नहीं है, ठीक है, समझने का ट्राई करना है इसको। 10,000 पिछले साल बाकी था जो आपको इस बार मिला, इस साल की इनकम कितनी है जरा बताना वास्तव में। इस साल की तो 40 की होनी चाहिए ना भैया, 10,000 इसमें मिला हुआ है ना, इसमें जुड़ा हुआ है,
इस 50,000 में 10,000 वो शामिल है जो पिछले साल की इनकम थी, कमाई पिछली बार थी लेकिन पिछली बार मिली नहीं, इस साल मिल गई। लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ क्यों आएगा? वो खुद कहेगा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। तो हमें लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। वो बोलेगा कहीं ना कहीं वो ऐसा हिंट जरूर देगा आपको, ठीक है? तो इसमें है कि वो सुनो, वापस सुनना। नहीं, उससे पहले तैयार हो गई। यस, तभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ये जो 50,000 आपको मिले ना, प्राप्त हुए ना, इस 50,000 में 10,000 वो है, वापस से सुनना, इस 50,000 में 10,000 वो है जो पिछले साल नहीं मिला, इस साल मिल गया। कमाया कब था? पिछले साल। क्या ये 10,000 इस साल की इनकम है क्या? इसलिए हम क्या करते हैं, हटाते। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है इस साल की इनकम ही आनी चाहिए सिर्फ यहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? और वापस सुनना जो कह रहा हूँ, मैंने कहा पिछले साल कोई 10,000 बाकी थे, ठीक है? पिछले साल कोई 10,000 बाकी थे जो इस साल भी बाकी है, नहीं मिले आपको। क्या इस साल हटाओगे? तो मैं क्यों हटाऊं उसको? समझ में आ रहा है? ये जो 50,000 मिला है ना, ये इसी साल का है पूरा का पूरा। पिछले साल का जो बाकी था इस साल मिला ही नहीं है अपने को, तो जो 50,000 वो कब का है? पूरा का पूरा इसी साल का है। तो मैं यही तो चीज समझा रहा हूँ, जो पिछले साल भी बाकी था इस साल भी बाकी है, इसकी तो कोई रामायण ही नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आपके पास इस साल की इनकम में कुछ पिछले साल का या कुछ अगले साल का शामिल होता है, तब मुझे हटाना पड़ता है। जब शामिल ही नहीं तो मैं हटाऊंगा ही क्यों? पॉइंट क्लियर? चलो नहीं, अच्छी बात है, ऐसे पॉइंट क्लियर करने चाहिए। तो अब बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। एक एग्जांपल लेते हैं, रेंट। आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है जिसका हर महीने का रेंट आता है 5,000 रुपये मंथली, पर मंथ। आप पता फाइनल अकाउंट कब बनाते हो? साल के एंड में। और साल के एंड में जो अकाउंट्स बनते हो पूरे 12 महीने के होते हैं, ठीक है? मैंने आपको 5,000 रुपये बताया एक महीने के, तो 12 महीने के कितने होने चाहिए? 60,000। आपने वास्तव में चुका कितने दिए? आपने रेंट पे कर दिया। पता है कितना पे किया आपने? आपने पे कर दिया 50,000। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है पूरे साल के बताया। अब बताओ, क्या कुछ खर्चा ऐसा था जो साल के दौरान हो तो गया, खर्चा तो हो गया, लेकिन आपने पे नहीं किया? यही होता आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या है कि खर्चा तो हो गया इस साल, ड्यू हो गया, लेकिन आपने पे नहीं किया। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? ड्यू ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड टिल एंड ऑफ द ईयर। समझे? जो खर्चा जो इस साल ड्यू हो गया बट अभी तक साल के एंड तक हमने उसका भुगतान नहीं किया, उन खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है? अब मैंने यहाँ इसको पढ़ा तो मैंने कहा पहले तो इसको कैलकुलेट करके निकालते, 12 महीने का कितना होना चाहिए था? 5,000 एक महीने का था, तो 12 महीने का कितना होगा? 60,000। हमने कहा कोई खर्चा जो 60,000 हुआ इस बार और हमने चुकाया कितना? 50,000। तो क्या कह सकता हूँ? 10,000 रुपये खर्चा वो है जो अभी भी पे नहीं किया, लेकिन खर्चा इस साल का ही था या नहीं था, कल पे बता दो। हाँ, अब बात ये आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने भी ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं करी, अभी उसमें जाना भी मत आप, ठीक है? बात यार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे हम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? वापस बताने देना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एक चीज से मतलब रखता है, कितना आया कितना गया। मैं उसको समझाने बैठा, मैंने कहा देख भाई, एक महीने का 5,000 हो रहा है, 12 महीने के 60,000 होते होता, बस माथापड़ी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कितना आया कितना गया। मैंने कहा ठीक है, माथापड़ी मत कर, मैंने 50,000 चुका है। बोला ठीक है, बात खत्म, मेन से माथापड़ी मत कर, आगे जाके करना। ये होती है रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। तो इस साल में यहाँ लिखूंगा बाई साइड में, बाय रेंट पेड। कितना पे किया मैंने? 50,000। यहाँ तक क्लियर है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो ये चीज शो हो गई, ठीक है? अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि इन चीजों को शो कहाँ करते, पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? फिर मैंने कहा मुझे दूसरी चीज बनानी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसकी डेबिट साइड होती है एक्सपेंस और इसकी क्रेडिट साइड होती है इनकम। ये हो गया हमारे पास एक्सपेंस साइड, ये हो गई इनकम साइड। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे, अमाउंट उठाना कहां से पता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ठीक है? और कुछ नहीं देखना फिलहाल,
मैंने कहा हम जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से, वहां से अमाउंट उठा के लाएंगे रेंट वाला। मैंने कहा अमाउंट कितना था 50,000, यहाँ लिख दो 50,000 टू रेंट, कितना 50,000 अंदर ही लिखूंगा। अब मैंने इसको कहा इनकम एक्सपेंडिचर आया, बोला बता भाई कितना खर्चा हुआ, मैंने कहा 50,000 चुका है। क्या होगा, वो मेरी शक्ल देखेगा 2 मिनट, वो कहेगा बेटा और बता, एक्सप्लेन करो। अरे सुन, मैंने कहा उसने तो नहीं बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो कहेगा वो सिर्फ किस चीज से मतलब रखता है, कितना आया कितना गया, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं तो इस साल का प्रॉफिट जानना चाहता हूँ एक्चुअल में कितना हमने कमाया, ठीक है। तो कह रहा मुझे एक्सप्लेन करके बता। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कहा देखो एक साल का खर्चा हुआ 60,000, 50,000 मैंने चुका दिए, 10,000 अभी भी चुकाने बाकी है। तो इनकम एक्सपेंडिचर कहेगा कि खर्चा इस साल का हुआ कितना, मैं कहूंगा साहब 60,000 हुआ। इसने ये नहीं पूछा चुकाए कितना, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा खर्चा हुआ कितना इस साल का। मैं कहूंगा साहब खर्चा तो 60,000 हुआ, तो इनकम एक्सपेंडिचर कहता है 60,000 लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इस साल कितना कमाया, देखो 2 वर्ड होते हैं, कमाया कितना, प्राप्त कितना किया, दोनों में रात दिन का अंतर है। अभी भी समझाया मैंने आपको, 10 लाख मैंने आपको पैसे दिए, क्या इनकम हो गई? नो। तो हर चीज रिसिप्ट होने का मतलब इनकम नहीं है, और हर पेमेंट करने का मतलब खर्चा नहीं है। आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर जब देखना है तो ये सिर्फ इतनी सी बात करता है, कोई भी खर्चा जो इस साल का है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इस साल का वास्तव में खर्चा हुआ कितना, हमने कहा साहब खर्चा तो 60,000 हुआ, तो ये कहता 60,000 ही आना चाहिए। मैं कहा कैसे लिखें, बोलेगा लिखो इसमें ऐड करके आउटस्टैंडिंग, 10,000 रुपये अभी भी भुगतान करना बाकी है, तो बाहर आ जाएगा 60,000। सिंपल, ये तो हमने रट्टा मान लिया। सर आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, और क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि बकाया है तो इसी साल का, पे नहीं किया लेकिन खर्चा तो इसी साल का होना चाहिए ना, जोड़ दिया। क्लियर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट जब बनाएंगे। तीसरा, बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहा जाएगी? बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस कभी नहीं आते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी आती है। तो हमने कहा ये तो खर्चा है, ये भी खर्चा है, लेकिन ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लायबिलिटी बन गई क्योंकि हमें भुगतान करना बाकी है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने, 10,000। समझ में आया, कोई डाउट? चलो अब आपको ये एग्जाम्पल उतारना है, फर्स्ट ये उतारना है, सेकंड ये उतारना है, और थर्ड ये उतारना है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है, आप सोल्व कर सकते हो क्या। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस का एक बार पहले मतलब समझा देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो साल के दौरान हो तो गए, सॉरी हुए तो नहीं, लेकिन हमने इनको अग्रिम रूप से या पहले ही भुगतान कर दिया हो। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अग्रिम भुगतान, पूर्वदत्त भुगतान, पूर्वदत्त भुगतान। अब कोई खर्चा हुआ ही नहीं है इस साल और हमने पहले ही पे कर दिया, तो क्या बन जाएगी, एसेट्स, हमारा राइट है इसके ऊपर, क्योंकि खर्चा हुआ थोड़ी है, हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये बन जाएगी हमारे लिए एसेट्स। सैलरी ड्यू कितनी हुई भाई, ड्यू 2 लाख रुपए, और हमने वास्तव में सैलरी पे कितनी कर दी, 3 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। तो खर्चा हुआ 2 लाख ही है, हमने 3.5 लाख रुपए चुका दिए। कितने ज्यादा चुकाए, 1.5 लाख। तो ये जो ज्यादा चुकाए होते हैं ना, यही होता है हमारे लिए क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले ही हमने पे कर दिया। इसे हम नाम देंगे प्रीपेड सैलरी, ठीक है। ये हमारे लिए बन जाती है एसेट्स, क्यों, क्योंकि अभी तक खर्चा हुआ नहीं, हमने पहले ही पे कर दिया, ठीक है। अब बात आती है इसको जब हम दर्शाएंगे कहाँ, पहले तो हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बनाया आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताओ ये कहाँ आएगा, रिसिप्ट है या पेमेंट है, पेमेंट है। तो ये होती है रिसिप्ट साइड, ये होती है पेमेंट साइड। ये कहाँ आएगा, बाई साइड में, क्योंकि हमने इसके लिए पैसे चुकाए, पैसे गए बाय सैलरी। और यहाँ आएगा सैलरी जो वास्तव में मिली या हमने भुगतान की, वो राशि यहाँ पर आती है, कितने, 350। लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको याद हो तो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है पैसा आया तो डेबिट में लिखो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो, चाहे वो इस साल का है या पिछले साल का है या अगले साल का। अगर इस साल मिला अपने को तो लिखना है, क्लियर। दूसरा हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट होता है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है वास्तव में इस साल की कमाई क्या थी। क्या मुझे कमाई में और रिसीव में अंतर बता सकते हो? अर्न क्या किया और मिला क्या? क्या दोनों में अंतर है? कमाने में और प्राप्त होने में रात दिन का अंतर है। कमाने का मतलब है मेरे इस साल की कमाई है, लेकिन मिलने का मतलब आपको पैसा मिल सकता है चाहे वो कमाई हो या नहीं हो। क्लियर? आपको 5 लाख रुपए मिले, क्या आपकी कमाई हो गई? नहीं सर, देखना पड़ेगा किस चीज के मिले। हमने कहीं काम किया, सैलरी कमाई है तो अपन कह सकते हैं यस ये हमारी इनकम है। लेकिन मैंने कहा आपको 2 लाख रुपए कहीं से मिले, तो अब देखना पड़ेगा क्यों मिले। मैंने कहा आपने लोन लिया कहीं से, क्या लिया मैडम? लोन। तो क्या ये कमाई होगी या लायबिलिटी बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। तो हर एक रिसिप्ट, ध्यान से सुनना, हर एक रिसिप्ट कभी भी अर्निंग नहीं होती है। और क्या हर एक अर्निंग हमेशा रिसिप्ट भी होगी क्या? जरूरी है क्या? कमा लिया लेकिन मिला नहीं, याद करो, ऐसा भी तो हो सकता है हमने कहीं से कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो हर एक रिसिप्ट अर्निंग नहीं होती और हर एक अर्निंग रिसिप्ट भी नहीं होती, फिक्स नहीं कह सकते अपन। क्लियर? तो हम जब रिसिप्ट के बारे में बात करें ना, रिसिप्ट या पेमेंट के बारे में, तो ये हमेशा आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ठीक है? और हमने अर्न कितना किया, कमाया कितना और खर्चा कितना हुआ, इन दोनों की बात करता ही है इनकम एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो अब इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। अमाउंट उठाना कहां से होता है? हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाना होता है। यहां से हम अमाउंट उठा के लाएंगे 3,50,000। कहां लिखूंगा? एक्सपेंस साइड में, टू सैलरी पेड। हमने पे करिए 3,50,000 रुपए। ठीक है? अब इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर कहेगा कि क्या ये 3,50,000 रुपए इस साल के थे? हमने कहा नहीं। इसमें से कुछ अमाउंट वो भी है जो इस साल का खर्चा नहीं था, फिर भी हमने तो पे किया। ठीक है? तो इस 3,50,000 में से वास्तव में देखा जाएगा तो इस साल का खर्चा तो 2 लाख ही था। तो हमने कितना ज्यादा पे किया? 1.5 लाख। तो सिंपल सा अकाउंट ये कहता है ज्यादा चुका दिया तो माइनस कर दो, कम मिला है तो ऐड कर दो। मुझे तो इस साल का यानी इस 12 महीने के टाइम पीरियड की चीज चाहिए। क्लियर? तो हमने कहा हमने ज्यादा पे किए, कितने? 1,50,000। ये बोला हटाओ उसको, माइनस प्रीपेड। कितने ज्यादा चुकाए? 1,50,000। तो बाहर जो अमाउंट आएगा वो अपने आप ही वही अमाउंट होगा जो इस साल का होना चाहिए था। इस साल हमारी कमाई या खर्चा कितना होना चाहिए था? 2 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए था। हमने 3.5 लाख पे कर दिए, क्या इस साल का खर्चा है? नहीं। ये वास्तव में देखा जाए तो 1.5 लाख खर्चा कब का है? अगले साल का। सपोज कीजिए मैं अगले साल में आता हूं, अगले साल मैंने 1 लाख रुपए चुकाए। क्या कह रहा हूं? चुकाए कितने? 1 लाख। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? दिमाग लगाना थोड़ा। अगले साल की बात कर रहा हूं मैं। अगले साल मैंने 1 लाख रुपए चुकाए। कितने चुकाए? 1 लाख रुपए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? उस साल का मैंने ये कहां बताया कि खर्चा इतना हुआ? सैलरी तो कम ज्यादा हो सकती है, जरूरी क्या हर साल 2 लाख की होगी? नहीं, वो तो हम भी मान तो सकते हैं। मैंने कहा 1 लाख रुपए हमने पे किए और ये 1.5 लाख का कुछ नहीं करोगे निकम्मो। ये 1.5 लाख खर्चा कब का है? इस साल का नहीं है, अगले साल का। तो अगले साल ये खर्चा जाके जुड़ेगा। हमने 1 लाख तो पे कर दिए और हम वहां ये लिखेंगे इस साल का कोई खर्चा था जो पिछले साल ही हमने पे कर दिया था, लेकिन वास्तव में एक्सपेंस तो इस साल का है ना, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट ईयर वो कहेगा खर्चा तो इस साल का है तो जोड़ो। क्लियर हुआ पॉइंट? इस 1.5 लाख की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो वहां लिखे जाएंगे 2.5 लाख रुपए। तो कैसे लिखे हमने? समझाने का मतलब ये है, प्रीपेड मैंने इस साल इसलिए घटाया क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है। अगले साल जब मैं बनाऊंगा तो इसी खर्चे को मैं उसमें जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि खर्चा इस साल का था। हमें तो सिर्फ इस साल का चाहिए होता है। कहां पर? इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर हुआ पॉइंट? क्योंकि इसको कनेक्ट करोगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसको तो रट्टा मार के बैठ ही सकते हो, सब प्रीपेड है, माइनस करना, इस साल का समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो फ्यूचर का भी देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ईयर की मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर की नहीं, इसी साल की, इसी साल की मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। और इस साल की बैलेंस शीट में क्या सैलरी आएगी? क्या सैलरी तो खर्चा है, वो नहीं आएगी। सैलरी में कुछ अमाउंट हमने ज्यादा पे कर दिया था। हमने कहा ये इसके ऊपर अभी तक हमारा राइट है, जब तक ये खर्चा हो नहीं जाता तब तक ये मेरे लिए एसेट्स बनी रहेगी, तब तक मेरा अधिकार होगा इसके ऊपर। तो ये जाएगा हमारे पास एसेट साइड में। आपने सुना है फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है?
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति। वो संपत्ति जो वास्तव में होती तो नहीं है, लेकिन उसमें संपत्ति के कुछ गुणों के कारण उसे हम संपत्ति मान लेते हैं। वास्तव में प्रीपेड एक्सपेंस को एसेट्स होती है क्या? नहीं, लेकिन इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं किसके? एसेट्स के। राइट है हमारा, ठीक है, इसलिए क्या बन जाती है? एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक संपत्तियों के एग्जाम्पल ही है। क्लियर? प्रीपेड सैलरी वो इंटेंजिबल होती है, काल्पनिक नहीं, इंटेंजिबल, अदृश्य। दिखते नहीं है तो क्या हुआ, वो है तो सही, उसे फील तो किया जा सकता है किसी बिजनेस के प्रॉफिट के बेस पे। कौन बिजनेस ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, छापो। अब देखो एक्रूड इनकम मतलब कौन सी इनकम है जो मैंने साल में कमा तो ली लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। फॉर एग्जांपल हम कमीशन के बेस पे काम करते हैं, वो हमें कहता है कि आप मेरा माल बिकवाओ, हमें कहता है कि आप बदले में 10% आपको क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। आपको क्या दूंगा? मैंने पूरे साल में उसका 10 लाख रुपए का माल बिकवा दिया, 10 लाख रुपए का माल बिकवा दिया। क्या मेरा 1 लाख का कमीशन बन गया? 1 लाख का कमीशन, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो मैंने कमा कितना लिया? 1 लाख, लेकिन मैं साल के बीच में उसके पास पैसे लेने जाता रहता था, तो कभी मुझे 5,000 देता था, कभी 20,000 देता था। इस तरीके से उसने मुझे पूरे साल के दौरान मुझे पूरे 70,000 रुपए दिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कमीशन वास्तव में कमाया कितना? कमीशन अर्न किया हमने पूरे साल का कितना? हमने पूरे साल 1 लाख रुपए, और हमें कमीशन रिसीव हुआ है कुल मिलाकर कितना? कुल मिलाकर कितना? 70,000 कमीशन रिसीव, कमीशन 70,000। तो अब देखो 70,000 ऐसी इनकम जो कमा तो ली लेकिन मिली नहीं, हमने कमा कितने लिए? 1 लाख, मिले कितने? 70,000, यानी 30,000 वो है जो कमा तो लिए लेकिन अभी तक मिले नहीं। देखो 70 की तो कोई रामायण ही नहीं है, 70 तो मिल चुके हैं ना। मैंने कहा एक्रूड का मतलब क्या? जो कमा लिया लेकिन मिला नहीं। वो कौन सी चीज है इसके अंदर? वो तो 30,000 चीजें इसके अंदर। वो तो 30,000 हमने पूरे साल में कमाया 1 लाख, मिले 70,000, तो 30,000 वो है जो हमने कमा तो लिए साल के दौरान लेकिन अभी तक अपने को मिले नहीं है। इसे हम बोलते हैं ठीक है, उपार्जित या अर्जित। बंदी कर लो, अर्जित बंदी कर लो उसको। ये हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी? ये हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी? एसेट्स क्यों? इसके ऊपर हमारा अधिकार है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा और किधर आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। इस बार अपने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? मिलने आएगा मतलब क्या है? कितना रिसीव हुआ अपने को? मिला तो कितना ही है ना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ ये कहता है कितना आया कितना गया वो बताओ। हमने कहा कितना मिला अपने को, वो तो है यहाँ पर, वो तो है यहाँ पर। क्या लिखेंगे उसे? टू कमीशन रिसीव। कितना मिला? 70,000। कितना मिला? फिर हमने कहा अब जाते हैं अगले अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये अकाउंट क्या कहता है? ये अकाउंट कहता है साल में वास्तव में आपने कमाया कितना मुझे तो वो बताओ। ठीक है, अब हमने इसको पूरा समझाया, कि भाई 70,000 मिले, ये बोला ठीक है, जो मिला उसको लिख दो पहले, यानी हर चीज। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर में हम सबसे पहले आइटम लिखते कौन? जो या तो वास्तव में मिली हो या वास्तव में हमने पे कर लिया। ठीक है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो वही आता है, वहीं से अपन अमाउंट उठाते हैं। अगला मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जब बिना रिसिप्ट एंड पेमेंट के आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। आपको इनकम एक्सपेंड कर पाते हो या नहीं? पहले इससे आते हैं। मिला है, इनकम है, इनकम है तो कहाँ आएगा? इधर होते हैं एक्सपेंस, इधर आती है इनकम। इसके बाई साइड में लिखूंगा बाय कमीशन रिसीव। स्टार्टिंग यहीं से करनी, उठा के लाना अमाउंट यहाँ से। कितना मिला? 70,000 लिख दो, 70,000। अब हमने कहा 30,000 वो है जो हमने कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं। अगर मैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करूंगा तो आपको नहीं लगता ये 30,000 की कमाई लिखनी पड़ेगी अपने को? कमाया तो है, तो वो देखने को अपने को कमा क्या लेकिन मिला नहीं, तो बाहर आ जाएगा पूरा कितना? 1 लाख। ठीक है। तीसरा, अब
अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट। अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये चीज कहाँ जाएगी? एसेट साइड में, एसेट्स, लायबिलिटी। एसेट्स में लिखेंगे क्या? एक्सक्लूड, कितना? 30,000 और एडजस्टमेंट कराने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल के टेस्ट लूंगा आप सबका। इन चारों एडजस्टमेंट उतारो, ओके क्या? वो एक बार समझा दूंगा उसके बाद लेंगे। साथ में ले लेंगे। और बोलो, साथ में ले लेंगे। और आपका कोई हुक्म हो तो बताओ। अनर्ड इनकम या अनुपार्जित आय कौन सी आय होती है? ऐसी आय जो साल के दौरान हमने कमाई तो नहीं, लेकिन हमें पहले ही मिल गई, यानी एडवांस में अपने को जो सैलरी मिल जाए, एडवांस में अपने को कहीं से अमाउंट मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? अनर्ड इनकम। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अपन ने कमीशन वाला देखा, कमीशन वाले पॉइंट को कर लेते हैं। कमीशन हमने कितना कमाया था पिछले वाले में? कमीशन अर्न किया हमने 1 लाख। मैं जब कमीशन लेने गया तो मुझे कमीशन ओनर ने कितना दे दिया? मुझे दे दिया 1,30,000 रुपए। तो कमीशन अपने को साल के दौरान मिला कितना? 1,30,000। अब देखो, वास्तव में मैंने कमाए तो 1 लाख ही है ना, लेकिन मुझे मिल कितने गए? 1,30,000 ज्यादा मिल गए। जितना कमाया उससे जो ज्यादा मिलता है ना, वो एक्स्ट्रा वाला जो अमाउंट है, इट इज कॉल्ड अनर्ड। इसे ना रिसीव्ड इन एडवांस भी कहा जाता है, पता है? रिसीव इन एडवांस, अग्रिम प्राप्ति। तो इसे मैं बोल सकता हूं अनर्ड इनकम या अनर्ड कमीशन। अब आपसे पॉइंट ये, सीधा अब आपको बनाना इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं, आप उसके लिए जगह छोड़ दो। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि आपको डायरेक्टली बनाना है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। बनेगा तो सही, क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊं तो बताओ पहले तो ये किस साइड में आएगा? टू में कि बाई में? क्या लिखूं बाई में? बाय कमीशन। कितना लिखूं अंदर? यस, 1,30,000। क्योंकि हमें दिमाग में ये रखना है कि मुझे अमाउंट उठाना चाहिए था रिसिप्टेंट पेमेंट से। रिसिप्टेंट पेमेंट में क्या जाता? वास्तव में कितना मिला? क्या बेजी? अरे 1,30,000 मिला अपने को। फिर मैंने कहा ये तो ज्यादा लिख दिया। क्या वास्तव में इस साल की इनकम थी क्या? नहीं, ये 30,000 वो है जिसके लिए मैं अगले साल काम करूंगा और मुझे अगले साल मिलना चाहिए। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, आमिर खान 3 इडियट वाले। माइनस, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जो हमारी इस साल की इनकम थी नहीं, लेकिन हमें पहले ही मिल गई। संदीप जी मजे ले रहे हुए। अनर्ड कितने? 30,000। कितने हो गए बाहर? 1 लाख। अच्छा, अब अगर बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। मैंने जानबूझ के आपको रिसिप्टेंट पेमेंट नहीं बनवाए, मैंने कहा थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खाली रट्टा नहीं मारना आपने। ये है हमारे लिए लायबिलिटी। आप बनाओ तो बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अनर्ड कमीशन 30,000। फटाफट यहां तक छापो। और अब एक छोटा सा आपका टेस्ट, अब भी ऑन द स्पॉट।